प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भारतीय भूगोल का है। ठीक है, भारतीय भूगोल में हम लोग आज लघु हिमालय या मध्य हिमालय को पूर्णतः खत्म करेंगे। लास्ट ही लेक्चर है। ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय पूर्णतः खत्म होगा। उसके बाद शिवालिक, जिसको बाह्य हिमालय कहते हैं, हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कल हम लोगों ने लोकटक झील पे खत्म कर दिया था बात को। ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, मणिपुर घाटी में है लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लोकटक झील क्या, तो लोकटक झील में जो है हम लोग शुरू करते हैं। इसमें भारत का, इसका भारत का, इसमें भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, एनपी मीन्स नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेशनल पार्क है। कौन सा है, तो केबुल लामजाओ। पूरा नाम क्या है, नाम क्या है इस पार्क का, अगर आपसे पूछ दे तो नाम है, मैं यहाँ लिख दूं, केबुल केबुल लामजाओ। ठीक है, इस पार्क का बस नाम है, ध्यान से देखो, केबुल लामजाओ। ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर घाटी के लोकटक झील में अवस्थित है, जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ। उस पार्क का नाम है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील में अवस्थित है। ठीक है, और लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर घाटी में अवस्थित है। इतना दूर क्लियर है। मैंने लोकटक झील कहाँ है ये बात कल बता दी थी, कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैंने बताया लोकटक झील में भारत का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक है, इसमें और भी लोकटक झील में छोटे छोटे जो है झील अवस्थित है। इसमें छोटे छोटे झील है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं फुमडिस। ठीक है, फुमडिस कहते हैं। फुमडिस जो है छोटा छोटा झील होता है, छोटा छोटा झील होता है जो लोकटक झील में अवस्थित है। फुमडिस उसको कहते हैं जो लोकटक झील में छोटे छोटे झील के रूप में अवस्थित है, उसे फुमडिस कहते हैं। ठीक है, फुमडिस तक क्लियर है। बिहार राज्य, देखो इसमें एक बात थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने उसे अलग से लिखवा दिया है, जो कि इसमें नहीं है। मैंने कहा इसमें नहीं है, इसलिए ये बिहार राज्य से अलग से बात है। बिहार राज्य जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बिहार राज्य में मैं पढ़ाता चला जाऊंगा इसके बारे में भी, लेकिन अभी जो है अलग से आप थोड़ी सी बातों को पढ़ लीजिए। ठीक है, देखो बिहार राज्य में रामेश्वर श्रेणी, ठीक है, कौन सी श्रेणी, बिहार राज्य में रामेश्वर श्रेणी है, तथा रामनगर दून श्रेणी। कौन सी श्रेणी, रामनगर दून श्रेणी के बीच एक हरहा घाटी है। रामनगर दून श्रेणी के बीच कहाँ है, क्या है, हरहा घाटी है। हरहा घाटी कहाँ है, ये सवाल भी पूछता है कि हरहा घाटी कहाँ है, तो हरहा घाटी है पश्चिम चंपारण में। ठीक है, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। बिहार में है एक रामेश्वर दून श्रेणी, और दूसरा क्या है, एक है रामेश्वर श्रेणी और दूसरा क्या है, रामनगर दून श्रेणी। रामेश्वर श्रेणी और रामनगर दून श्रेणी के बीच में एक हरहा घाटी है। वो हरहा घाटी कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक केबुल लामजाओ है, ये क्या है, तो ये एक नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे स्थित है, तो लोकटक झील में अवस्थित है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर घाटी में अवस्थित है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे धौलाधर श्रेणी। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद घाटियां से पढ़ा दी है। एक घाटी है, एक श्रेणी है धौलाधर श्रेणी, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कैसे पढ़े थे देख लो। महान हिमालय थी, महान हिमालय के बाद यहाँ पीर पंजाल श्रेणी, यहाँ कुल्लू घाटी, यहाँ कश्मीर घाटी, यहाँ से झेलम नदी निकली थी, यहाँ से इसमें रावी नदी बहती थी, यहाँ एक था जिसको बोल रहे थे धौलाधर श्रेणी। अभी इसी श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब मैं मिटाता हूँ इसको। एक बचा हुआ था, लास्ट श्रेणी है धौलाधर श्रेणी। ठीक है, ये धौलाधर श्रेणी कहाँ अवस्थित है या कहाँ है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये धौलाधर श्रेणी जो है या कहाँ अवस्थित है या कहाँ है, तो आप लोग बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी श्रेणी है, तो धौलाधर श्रेणी है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, धौलाधर श्रेणी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, इस पर एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम है शिमला नगर। ठीक है, शिमला नगर इसी श्रेणी पर अवस्थित है, इसी श्रेणी पर अवस्थित है। ठीक है, इसी श्रेणी पे कौन सी नगर अवस्थित है, तो धौलाधर श्रेणी अवस्थित है। ठीक है, धौलाधर श्रेणी किस नगर पर अवस्थित है, तो सॉरी, शिमला नगर किस श्रेणी पर अवस्थित है,
तो धौलाधर श्रेणी पे अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी है। ठीक है, इसमें जो एक और बात आप याद रखिएगा शिमला नगर के बारे में कि शिमला के निकट, किसके निकट, शिमला के निकट कुल्फी, ठीक है, शिमला के निकट कुफरी, कुफरी एक स्थान है, ओ मैंने गलती लिख दी, कुफरी एक स्थान है जो कुफरी में एक आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। कौन सा अनुसंधान केंद्र? आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। कौन सा? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कुफरी में है। कौन से? शिमला में। ठीक है, शिमला के निकट कुफरी है, उसमें अनुसंधान केंद्र अवस्थित या स्थित है। ठीक है, आपका धौलाधर श्रेणी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट था जो मैंने समझा दिया। एक डायग्राम से आगे का एक और पॉइंट बस बचा है जो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा, वही बात बस मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका खत्म होगा। धौलाधर श्रेणी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर इसी श्रेणी पर अवस्थित है। कौन सी श्रेणी पे? तो धौलाधर श्रेणी पे। शिमला के निकट एक कुफरी है, कुफरी में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। आपसे पूछेगा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कुफरी में। ठीक है, और कुफरी कहाँ है? तो धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत है। ठीक है, धौलाधर श्रेणी में एक कुफरी है जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र उसी में आता है। ठीक है, किस श्रेणी में आलू अनुसंधान केंद्र है? तो आप बोल देना धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, एकदम क्लियर है, हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है? चलो इससे आगे एक डायग्राम में बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसमें ये एक डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम के द्वारा आपको समझाना है पॉइंट वाइज। ठीक है, देखो जो समझाना है वो समझाता हूँ। सबसे ऊपर इस तरह से है बना हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर ये उच्च ढाल, ये मध्य ढाल, बीच का भाग, और ये सबसे नीचा निम्न ढाल कहलाता है। ठीक है, निम्न ढाल में जो सबसे नीचे का भाग है उसमें क्या पाया जाता है? मानसूनी या पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे नीचे का जो स्थान है निम्न ढाल, सबसे नीचे का स्थान, उसमें क्या पाया जाएगा? मानसूनी या पतझड़ वन पाए जाते हैं। क्लियर है? मध्य ढाल में जो है, मध्य ढाल, इसमें शीतोष्ण कटिबंध या घास का मैदान, ठीक है, ये एक साथ होता, घास का मैदान पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है या फिर क्या पाया जाता है? तो घास का मैदान पाया जाता है। उत्तराखंड में बुमियाल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, घास का मैदान को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुमियाल या प्यार कहते हैं। ठीक है, जैसे में उत्तराखंड में बुमियाल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, इसी को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग। देखो ये पॉइंट छूट गया था, मैं लिखना भूल गया, आपको बता दूं। इसमें शीतोष्ण कटिबंध या घास का मैदान पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में जिसे मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में बुमियाल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि। उत्तराखंड में बुमियाल या प्यार कहा जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। आप लोग सुने होंगे गुलमर्ग कहता है, सोनमर्ग कहता है, इसी घास का मैदान को कहते हैं। ठीक है, जो मध्य ढाल है इसमें शीतोष्ण कटिबंध या घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, इस घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि। ठीक है, उसी तरह उत्तराखंड में बुमियाल या प्यार कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुमियाल या प्यार। ठीक है, सबसे उच्च ढाल, सबसे जो ऊपर का ढाल है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें शंकुधारी या कोणधारी वन पाया जाता है। कौन सा वन पाया जाता है? तो शंकुधारी या कोणधारी वन पाया जाता है। शंकुधारी या कोणधारी वन में एक लकड़ी पाई जाती है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? विलो। ये विलो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शंकुधारी या कोणधारी वन में एक लकड़ी पाई जाती है जिसको बोलते हैं विलो। विलो क्या करता है? विलो से क्रिकेट के बैट, देखो क्रिकेट के बैट जो बनते हैं ये विलो से बनता है। ठीक है, ये विलो लकड़ी से बनता है क्रिकेट का बैट, जो बैट से आप लोग खेलते हो ना, छक्का चौका जाता है, बॉल मारते हो। ठीक है, वो क्रिकेट का जो बैट है, बल्ला, वो विलो लकड़ी से बनता है। और वो विलो लकड़ी कहाँ पाया जाता है? शंकुधारी या कोणधारी वन में, जो कि सबसे ऊपर का ढाल, उच्च ढाल में उच्च ढाल में उगते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं। कौन से? तो शंकुधारी या कोणधारी वन में एक लकड़ी पाई जाती है जिसको कहते हैं विलो। विलो से क्रिकेट का बैट बनता है और वह सबसे उच्च ढाल में पाया जाता है। ठीक है, मध्य ढाल में जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में प्यार या बुमियाल कहते हैं। किसको कहते हैं? घास का मैदान को। इसमें शीतोष्ण कटिबंध, कौन से कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध या घास का मैदान पाया जाता है,
जिसको जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुमियाल कहते हैं। ठीक है, बुमियाल या प्यार भी कहते हैं, प्यार लव वाला प्यार ने प्यार कहा जाता है। ठीक है, बुमियाल या प्यार कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य ढाल में। सबसे नीचे का जो ढाल होता है निम्न ढाल, इसमें मानसूनी या पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, मानसूनी या पतझड़, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मानसूनी या पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे निम्न ढाल, सबसे न्यूनतम ढाल या सबसे नीचे के ढाल में पाए जाते हैं। मध्य ढाल में सब क्या पाया जाता है, तो मध्य ढाल में गुलमर्ग या सोनमर्ग आदि पाए जाते हैं, जो एक प्रकार का घास का मैदान है। ठीक है, वह ये जो विलो लकड़ी है, ये विलो लकड़ी किस काम में है और कहाँ पाई जाती है, तो ये विलो लकड़ी जो है आपको क्रिकेट के बैट बनाने में काम में आती है। और कहाँ पाई जाती है, तो शंकुधारी या कोनियाधारी वन में ये पाई जाती है। कौन सी लकड़ी है, तो विलो लकड़ी है। एकदम क्लियर है। चलो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे बाह्य हिमालय के बारे में। ठीक है, चलो देखो हम लोग जो है अभी तक पढ़े हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के लगभग सारे पॉइंट्स खत्म कर दिए हैं। ठीक है, देखो भाई लोग अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वह है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय आप बोलो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे महान हिमालय। महान हिमालय के सारे चोटियां ये सब सभी चीज पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने लगे मध्य हिमालय और लघु हिमालय। देखो इस तरह से आप देखो कि सबसे ऊपर था महान हिमालय। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों की तरह हम लोग मध्य हिमालय या लघु हिमालय को पढ़ लिया। सबसे नीचे है बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय का दूसरा नाम क्या है, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक भी बोले तो एक ही बात है, इसी को बोलते हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक। ठीक है, इसमें एक दो बातें आप लोग याद रखिएगा। इसका आकार कैसा है, तो तलवार की तरह आकार है। ठीक है, आकार या आकृति पूछे, तलवार नुमा इसकी आकृति होती है। ठीक है, और भी अलग अलग, अब देखने में लग रहा है ना तलवार जैसा। ठीक है, उस प्रकार से। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य हिमालय। अभी तक आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय का लो आपका खत्म हो गया पूरा, धौलाधर श्रेणी तक मैंने पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य हिमालय या शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हिमालय की दक्षिणतम एवं नवीनतम बिंदु सबसे जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय। सबसे दक्षिणतम एवं सबसे नवीनतम बिंदु बाह्य हिमालय यानी शिवालिक को बोला जाता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई लिखा हुआ नहीं है, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ। देखो इसकी औसत ऊंचाई। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई, ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इसको भी लिख लेंगे। आगे की पॉइंट में आपको समझा देता हूँ। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किस प्रकार से फैला हुआ है, तो ये देखो पंजाब यानी पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, वहां से में पोटवार बेसिन से। ठीक है, पाकिस्तान में कोई पोटवार बेसिन है, वहां से कोसी तक सतत रूप से विस्तृत है। कोसी तक जो है इसका विस्तार है, किसका, बाह्य हिमालय या शिवालिक बोलते हैं। उसका विस्तार जो है पोटवार यानी पंजाब पाकिस्तान से पोटवार बेसिन से कोसी तक जो है सतत रूप से इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, जबकि एपी है, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, गिरी, अबोर, मिसमी के रूप में मिलता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है शिवालिक का विस्तार डाफला, गिरी, अबोर, मिसमी इन सभी के रूप में शिवालिक का विस्तार मिलता है। ठीक है, और संपीडनात्मक पदार्थ यथा रेत, जैसे कि संपीडनात्मक पदार्थ क्या है, रेत है, मृत्तिका है, चिकनी मिट्टी है, गोलासम है। ठीक है, और कोग्लोमेरेट है आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई, बाह्य हिमालय की औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर, 900 से 1500 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, आप याद रखना इस बात को, 900 से 1500 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, बाह्य हिमालय या शिवालिक की औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो 900 से 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, इसके अलावा इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार जो है पंजाब के पाकिस्तान में पोटवार बेसिन से कोसी तक इसका विस्तार सतत रूप से विस्तृत बढ़ा हुआ है, मिलता है। ठीक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी के रूप में मिलता है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वह 900 से इसका जो विस्तार है पंजाब के पाकिस्तान में पोटवार बेसिन से कोसी तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 से 1500 मीटर तक है, जो कि दिया हुआ है। ठीक है,
इसके अलावा संपीड़नात्मक पदार्थ जो है जैसे कि रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गुलासम, कोग्लोमेरेट आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं तो बाह्य हिमालय में, या शिवालिक भी बोले तो आप समझना उसी की बात कर रहा है। ठीक है, उसी में पाए जाते हैं। इससे आगे, ठीक है, अभी तक हम लोग शिवालिक श्रेणी के, शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी है। ठीक है, अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्थानीय नाम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने लिखा है शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय के स्थानीय नाम, यानी वहां के जो ला या धोब कहाँ बोलते हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, दूसरा है मुड़िया घाट या चुड़िया घाट। ठीक है, मुड़िया घाट या चुड़िया घाट कहाँ पे बोलते हैं, शिवालिक श्रेणी को या फिर बाह्य हिमालय को मुड़िया घाट या चुड़िया घाट बोलते हैं, कहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम आपको, फिर से 5 सेकंड में आप सोचो, मुड़िया घाट या चुड़िया घाट कहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, मुड़िया घाट या चुड़िया घाट शिवालिक श्रेणी को बोलते हैं नेपाल में। कहाँ बोलते हैं, नेपाल में। ठीक है, दुधवा या धोग शिवालिक श्रेणी को उत्तराखंड में बोलते हैं। ठीक है, जम्मू की पहाड़ियां, जम्मू पहाड़ियां या जम्मू की पहाड़ियां कहाँ बोलते हैं, शिवालिक श्रेणी को। ठीक है, जम्मू पहाड़ियां या जम्मू की पहाड़ियां कहाँ बोलते हैं बाह्य हिमालय को, ये बताना है। 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड में आप बताओ, जम्मू की पहाड़ियां या जम्मू पहाड़ियां शिवालिक श्रेणी को या बाह्य हिमालय को या शिवालिक को कहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो जम्मू पहाड़ियां, जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियां बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया मोरनी पहाड़ियां, जो कि शिवालिक का एक नाम है, स्थानीय नाम है मोरनी पहाड़ियां। 5 सेकंड का टाइम, आप बताओ ये मोरनी पहाड़ियां कहाँ बोलते हैं। ठीक है, मोरनी पहाड़ियां जो कि शिवालिक श्रेणी को बोला जाता है, वो शिवालिक श्रेणी को मोरनी पहाड़ियां कहाँ बोलते हैं, बिहार के किस स्टेट में मोरनी पहाड़ियां बोला जाता है शिवालिक श्रेणी को। ठीक है, चलो 5 सेकंड खत्म। इसको बोलते हैं हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में मोरनी पहाड़ियां बोलते हैं शिवालिक श्रेणी को। ठीक है, रामेश्वरम, रामेश्वरम पहाड़ियां कहाँ बोलते हैं, देखो यहाँ है ना, फिर भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ जगह है थोड़ा सा। रामेश्वरम कौन सी पहाड़ियां, तो रामेश्वरम, रामेश्वरम पहाड़ियां। ठीक है, कहाँ बोलते हैं, रामेश्वरम पहाड़ियां बोलते हैं शिवालिक को, सॉरी शिवालिक को, हाँ, बाह्य हिमालय या शिवालिक को रामेश्वरम श्रेणी, रामेश्वरम पहाड़ियां बोलते हैं। वो कहाँ बोलते हैं, ये तो बहुत हल्का है, कहाँ बोलते हैं सर जी, एक ही जगह है अपना, बिहार, बिहार में रामेश्वरम पहाड़ियां बोलते हैं। इसको शिवालिक श्रेणी या फिर बाह्य हिमालय को रामेश्वरम पहाड़ियां बोलते हैं। ठीक है, बिहार, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आगे हम लोग देखो, यहाँ से आगे 2 बातें, एक बात मैंने बता दी है, फिर भी मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा। ठीक है, देखो, एक है रामेश्वरम पहाड़ियां, मैंने अभी आपको बताया कहाँ है रामेश्वरम पहाड़ियां, तो बिहार में। ठीक है, बिहार में। ये दार्जिलिंग पहाड़ियां, आप बताओ, 5 सेकंड का टाइम लो, 5 सेकंड का सोचो और बताओ कि दार्जिलिंग पहाड़ियां कहाँ है, दार्जिलिंग पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है। ठीक है, दार्जिलिंग से हम लोग समझ में आता है, आंसर दे दिए, आंसर दे देना। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं। ठीक है, मैंने एक सवाल लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट सवाल भी है, दार्जिलिंग और सिक्किम में, कहाँ पे, दार्जिलिंग में भी और सिक्किम में कौन से लोग निवास करते हैं, वह कौन से लोग सब हैं जो निवास करते हैं, उनका नाम बताना है आपको, जो दार्जिलिंग और सिक्किम में रहते हैं। ठीक है, उनके वहां के लोग को क्या बोलते हैं, या वहां के लोग जो निवास करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम आपको, सोचो और आंसर दो, वो जरूरी नहीं है, थोड़ा टाइम लगाओ। ठीक है, दार्जिलिंग व सिक्किम में लोग जो निवास करते हैं उसको बोलते हैं लेप्चा। ठीक है, लेप्चा निवास करते हैं, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियां से हम लोग आगे चलते हैं। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है क्यों, अब बताओ, दार्जिलिंग की पहाड़ियां जो है प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे चाय के बागान मिलते हैं। कौन से बागान, चाय के बागान, चाय के बागान मतलब चाय पत्ती का बागान, जिसको हम लोग चाय पत्ती बोलते हैं, डायरेक्ट चाय नहीं है, चाय की पत्ती है, उसका बागान मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है दार्जिलिंग की पहाड़ियां। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की, मैं कुछ बातें यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ जो इम्पोर्टेंट भी है। दार्जिलिंग की चाय को सर्वप्रथम, सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को
सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला या दिया गया, एक ही बात है। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला या जीआई टैग दिया गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो रामेश्वरम पहाड़ियां बिहार में है, मैंने बता दिया, ये खत्म हो गया। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पी डॉट है, पी डॉट मतलब पश्चिम है। पश्चिम बंगाल में कहाँ है दार्जिलिंग की पहाड़ियां? क्यों प्रसिद्ध है दार्जिलिंग की पहाड़ियां? तो चाय के बगान के लिए यह प्रसिद्ध है। चाय का बगान के लिए यह दार्जिलिंग की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग व सिक्किम में, कहाँ पे? दार्जिलिंग व सिक्किम में यहाँ के लोग निवास करते हैं, जिसको लेप्चा कहते हैं। लेप्चा के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो दार्जिलिंग व सिक्किम में लेप्चा के लोग निवास करते हैं। प्रसिद्ध क्यों है? तो चाय के बगान के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की जो चाय पत्ती है उसको सबसे पहले सर्वप्रथम जीआई टैग मिला था। ठीक है, सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला? तो दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय कहाँ उपजाई जाती है या उगाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रामेश्वरम पहाड़ियां कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, इसके अलावा लेप्चा के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो सिक्किम में भी निवास करते हैं और पश्चिम बंगाल में भी निवास करते हैं। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में निवास करते हैं। ठीक है, दार्जिलिंग पहाड़ियां की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से आगे अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट आज का, ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य एक अनुदैर्ध्य संकीर्ण घाटियां। ठीक है, एक अनुदैर्ध्य संकीर्ण घाटियां पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच एक अनुदैर्ध्य संकीर्ण घाटियां पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें पूर्व की ओर द्वार और पश्चिम की ओर दून कहा जाता है। पूर्व की ओर क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं, और पश्चिम की ओर क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। ठीक है, दून में आएगा देहरादून। दून में क्या आएगा? देहरादून। ठीक है, जैसे में देहरादून, काला दून। ठीक है, काला दून। जैसे में जम्मू दून, रामनगर दून। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ। दून में द्वार में आएगा, जैसे मैं आपको हरिद्वार, कोट द्वार। ठीक है, हरिद्वार, कोट द्वार आदि आदि। ठीक है, देहरादून भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है। देहरादून वो नहीं है, भारत की सबसे बड़ी दून घाटी, भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है। क्या है? सबसे बड़ी दून घाटी है। ठीक है, देहरादून जो मैंने लिखा है, ये जो पश्चिम की ओर से दून बोलते हैं, देहरादून भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है। ठीक है, ये रामनगर दून जो है पश्चिम चंपारण बिहार में है। ये रामनगर दून कहाँ है? पश्चिम चंपारण बिहार में है। ठीक है, पश्चिम चंपारण बिहार में अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा द्वार में मैंने आपको बताया हरिद्वार और कोट द्वार। ठीक है, मैं इस बात को एक बार फिर से समझाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैंने बताया मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है एक अनुदैर्ध्य संकीर्ण घाटियां, मैं समझा दूंगा अनुदैर्ध्य संकीर्ण घाटियां क्या होता है। ठीक है, जिन्हें पूर्व की ओर द्वार और पश्चिम की ओर क्या बोलते हैं? दून कहते हैं। द्वार कहते हैं पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर दून कहते हैं। द्वार में जैसे आपका हरिद्वार, कोट द्वार आदि आता है। दून में आएगा देहरादून, काला दून, जम्मू दून, रामनगर दून। रामनगर दून आपको पश्चिम चंपारण बिहार में आएगा। ठीक है, रामनगर दून कहाँ आता है? पश्चिम चंपारण बिहार में। देहरादून कहाँ आता है? भारत की सबसे बड़ी दून घाटी अगर किसी को कहेंगे तो वो कहेंगे देहरादून को। भारत की सबसे बड़ी दून घाटी कौन सी है? तो देहरादून घाटी है। ठीक है, इतना दूर क्लियर हो गया। एक लाइन और था, इससे पहले लिखाना था, मैंने लिखाया भी नहीं है। देखो एक था डाफला मिरी अबोर मिस्मी। डाफला मिरी अबोर मिस्मी, ये कहाँ पे है? ठीक है, ये सभी घाटियां हैं। डाफला घाटी, मिरी घाटी, अबोर घाटी, मिस्मी घाटी, ये सभी आपको एपी
अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिरी, अबोर, मिस्पी घाटी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। देहरादून क्या है? भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है। ठीक है। द्वार में हरिद्वार और कोट द्वार। ठीक है। यहाँ तक आपका लेक्चर खत्म हो जाता है। यहाँ से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें। लेट्स डू सब्सक्राइब नाउ। ठीक है। अभी सब्सक्राइब करें या फिर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।